गुड इवनिंग बच्चों। तो आज से मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑफलाइन में तो स्टार्ट है ही है, अब ऑनलाइन में भी आ रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, क्लास 12 के फिजिक्स से करेंगे। और फिजिक्स पढ़ाने से पहले हम आज एक प्रॉमिस करते हैं कि जितना भी क्लासेस लेंगे, हर क्लासेस का पहले हम भगवत गीता का एक श्लोक उठाएंगे और उस श्लोक को एक्सप्लेन करेंगे। पहले ही बता दे रहे कि भगवत गीता कोई धार्मिक बुक नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, इसको एज अ ज्ञान आप लोग पढ़ेंगे और मैं समझाऊंगा 5-10 मिनट, बस उसको समझ ले। क्योंकि भगवत गीता जो हम लोगों के लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहा है और जो आने वाला प्रॉब्लम है 10 साल 20 साल, सबका सॉल्यूशन ऑलरेडी उसमें है। इसलिए बच्चे लोगों को बहुत जरूरी है कि उसका रीडिंग करे। अब रीडिंग करने में टाइम वेस्ट होगा ऐसा लगता है, तो हम है, डोंट वरी, 5 मिनट ही करके एक एक श्लोक को रोज उठा के पढ़ाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, पढ़ाई में भी मन लगेगा। उसके बाद आराम से हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो भगवत गीता खुद में ही एक आस्तिक विज्ञान है। अब जितना भी बहुत सारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑल आर स्टेटस फ्रॉम भगवत गीता, सब ट्रेसेस है भगवत गीता से। कैसे है वो हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी हम बस इतना बताएंगे कि शुरू करते हैं, फिर बाद में देखते हैं क्या होगा। चलेगा? अवश्य चलेगा, जब कृष्ण जी साथ में तो क्यों नहीं चलेगा। तो भगवत गीता एक महायुद्ध का रचना के द्वारा किया गया है। एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसका नाम है महाभारत। अब महाभारत जानते ही आप लोग, कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। अब वो महाभारत में एक पात्र है, दो मुख्य पात्र है, एक है अर्जुन और एक है श्री कृष्ण। अब हम लोग भगवत गीता का रीडिंग एज ए सिंपल बुक के तरीके से करेंगे, कोई धार्मिक उर्मिक नहीं, हम लोग एज ए बुक पढ़ेंगे। तो दो पात्र है, एक श्री कृष्ण है और एक अर्जुन है। अब अर्जुन के जगह में हम लोग खुद को अब रखने वाले हैं। जितना भी अर्जुन का क्वेश्चन जनरेट होगा, हम क्या बोले, हमारा जो लाइफ का स्टार्टिंग से लेके लाइफ का एंड तक का सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भगवत गीता में। तो अर्जुन को एज अ कैरेक्टर हम लोग खुद को रखेंगे और जिस प्रकार से एक टीचर होता है जो हम लोगों को ज्ञान देता है, तो वैसे करके हम श्री कृष्ण को रखेंगे और श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे, सिंपल और साधारण भाषा में, और मेरे साथ हिंदी में अच्छे से। तो अब हम कुछ और बता देते। जैसे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। अब कुरुक्षेत्र माना जाता है, पहले का जमाना में माना जाता, मतलब पहले का जमाना मतलब बहुत पुरातन काल, जब मतलब देवी देवताओं का युग हुआ करता था। तो माना जाता है कुरुक्षेत्र जो जगह है वो देवी देवताओं के लिए बहुत पवित्र, जिसे हम लोग का धार्मिक स्थल होता है, जहाँ पे हम लोग जाके पूजा पाठ करते हैं, वैसे कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था। अब ये युद्ध दो, मतलब ऐसे समझ सकते कि दो ग्रुप में लड़ा गया, दो टीम में। एक टीम का नाम था कौरव, एक टीम में कौरव था और दूसरा टीम में पांडवों का था। अब कौन किसको लीड किया वो हम लोग बाद में धीरे धीरे करके जानेंगे, ठीक है। तो ज्यादा लेट नहीं करके हम शुरू करते हैं पहले श्लोक से। पहले हम लोग पहला अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। पहले अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्जुन के मन, अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन बता रहे, जब हम लोगों, मेरा ही अगर मान लो कि मेरे को अगर अपना मम्मी या पापा या मेरे टीचर को मारना पड़े, तो हम क्या डायरेक्ट जाके मार तो नहीं सकते। मेरे मन में कुछ क्वेश्चन जनरेट होगा कि इतने बड़े लोग जिन्होंने मेरे जन्म दिया, मैं उनको कैसे मार सकते हैं, ये तो मेरे लिए पाप है। तो वैसा ही सिचुएशन अर्जुन के पास बनता है और वो जाते हैं श्री कृष्ण के पास और पहले अपना पूरा दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा सभी कुछ उड़ेल के रख देते हैं श्री कृष्ण के पास। तो अब श्री कृष्ण के पास जाते, पहले अध्याय में अर्जुन का सारा, जो अर्जुन है उनका सारा क्वेश्चंस पहले अध्याय में रखा गया। तो पहले अध्याय में हम लोग सिर्फ अर्जुन के विषाद को पढ़ेंगे, अर्जुन के दुख, कष्ट, पीड़ा को पढ़ने वाले। तो पहला, अब यहाँ पे युद्ध स्थल का बात हो रहा है, आगे पीछे कुछ भी बात नहीं, डायरेक्ट अब हम युद्ध स्थल में जा रहे हैं कि दो टीम बच चुका है, एक तरफ कौरवों का टीम है और एक तरफ पांडवों का टीम है।
अब कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र। अब धृतराष्ट्र को थोड़ा सा डाउट था कि इतना मतलब धार्मिक तीर्थ स्थल में ये युद्ध लड़ा जा रहा है, तो हो सकता है कौरवों के जो बच्चे हैं उनका मन परिवर्तन हो जाए और वो लोग युद्ध करने से मना कर दे, क्योंकि धार्मिक स्थल में जाने के बाद हमारा मन परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं मंदिर में, तो हम लोगों का मन प्रफुल्लित हो जाता है, पूरा खुशियों से भर जाता है, शांति मिलता है। तो वही धृतराष्ट्र के मन में ना वो संकोच जन्म ले रहा था। तो धृतराष्ट्र अपने सेक्रेटरी समझ सकते हैं हम लोग, या तो सचिव समझ सकते हैं। तो उनका सचिव था संजय। अब संजय कौन है हम लोग धीरे धीरे आगे जानेंगे। तो धृतराष्ट्र संजय से क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं, तो हम श्लोक से स्टार्ट करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सव माम का पांडव चेमा किमा कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र उवाच का मतलब है कि धृतराष्ट्र पूछना चाह रहे, धृतराष्ट्र जी बोल रहे हैं। धृतराष्ट्र कौन थे? कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र। वो पूछ रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र में जो धर्म को लेकर जो युद्ध लड़ा जा रहा है कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव। समवेता का मतलब सभी के मन में वो जो युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सव सबके मन में जो युद्ध करने की इच्छा है। ये इधर वाला भी टीम बोल रहा कि नहीं हम लोग युद्ध करके हथियाएंगे कुछ, उधर वाला टीम बोल रहा नहीं हम भी उसको एक्वायर करेंगे। तो दोनों के बीच में युद्ध करने की क्या हो रहा है, इच्छा हो रहा है। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव माम का पांडव चिम किम कुर्वत संजय। अब जो धृतराष्ट्र जी है बोल रहे मेरे पक्ष में माम का पांडव, मेरे पक्ष में कौन है, अर्थात जो उनका जो कौरवों का जो एक टीम है युद्ध लड़ने के लिए, वो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे पक्ष में कौन कौन है जो युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे, और पांडवों के पक्ष में कौन कौन है जो युद्ध स्थल में वो लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे। माम का पांडव किमा कुर्वत संजय, मतलब कि वो संजय से पूछ रहे कि बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ ये। अब क्यों जानना चाहता, अब संजय कौन है? तो पहले जानते हैं कि संजय जो है एक बहुत बड़े ऐसे मतलब पुरुष है जो जन्म से ही अंधे हैं। उनको जन्म से ही कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। अर्थात कहने का मतलब है कि वो हम अभी जैसे यहाँ घर में बैठ के हम बता सकते हैं कि बाहर में क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर का एरिया में क्या हो रहा है, वो संजय को ऐसा ज्ञान प्राप्त था। तो इसीलिए अब इसको ऐसे समझते हैं कि संजय और धृतराष्ट्र यहाँ पे बैठे घर में, अपने महल में बैठे, और कहीं दूर कुरुक्षेत्र नाम के जगह में युद्ध हो रहा है। अब वहां पे संजय से पूछ रहे धृतराष्ट्र की क्या हो रहा है युद्ध स्थल में, कौन कौन लड़ रहे हैं, बताइए मुझे, वो जानना चाह रहे हैं। तो कुछ बात और बता देते हैं, जैसे कि धृतराष्ट्र ये युद्ध क्यों लड़ा गया। सबसे जरूरी बात तो ये है कि महाभारत युद्ध लड़ा ही क्यों गया। हम उतना डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, सिंपल में बताते हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो कौरवों के पिता है। कौरवों में आ जाएंगे दुर्योधन आएंगे और धीरे धीरे करके बताएंगे कि कौन कौन आने वाला है। और उनके छोटा भाई जो है उनका नाम है पांडु। अब पांडु के पुत्र वही जो अर्जुन है, युधिष्ठिर और भी सब है। तो अब क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, ये सब हम लोग बाद में जानेंगे डिटेल में। तो मेन बस यही हुआ था कि धृतराष्ट्र और उसके जो छोटे भाई थे पांडु, दोनों तो रिलेशन में थे। तो जो राज्य सिंहासन मिलेगा तो ऐसा मतलब दोनों का अधिकार है उसमें। लेकिन धृतराष्ट्र ना बहुत कपटी व्यक्ति थे, जैसे बाहुबली में वो है ना एक लुल्ला ऐसे करके जो रहता है वैसा, तो कपटी था। अब धृतराष्ट्र को अपने बच्चों को देना था, बल्लाल देव को देना था सिंहासन। इसीलिए क्या किया था
उन्होंने अर्जुन को और वो जो पांडव पुत्र जो है उनको क्या किया था, उत्तराधिकारी बनने से मतलब बेदखल कर दिया गया। इसीलिए ये पूरा महाभारत का कांड रचा गया, महाभारत हुआ। और पांडवों के पक्ष में थे हमारे कृष्ण जी, जो ये कदापि होने नहीं दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रथम श्लोक को कुछ इस प्रकार से समाप्त करते। पहला श्लोक था इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, अदरवाइज छोटा छोटा करके ही वीडियो रहेगा 5 मिनट। तो आप लोग देखते रहे, देख के अच्छे से पढ़े, मन अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पढ़ाई में। तो फिजिक्स का हम क्लास 12 का स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 1 कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम कुछ बता देते हैं। एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही 2 पार्ट होता है, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब जहां पे हम स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बस यही पढ़ने वाले कि चार्ज रेस्ट में है। अब रेस्ट में होने के बाद वो कांड क्या कर रहा है उसको पढ़ेंगे। और फिर एक होता है इलेक्ट्रोडायनामिक, इसका ऑपोजिट यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं चार्ज एट मोशन। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि चार्ज जो है मोशन में आ जाने के बाद क्या क्या घटना होता है। अब क्लास 12 में फर्स्ट बुक में ज्यादा हमको इसी दोनों के ऊपर में ही पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं चार्ज एट रेस्ट। और चैप्टर 1 ही यही है जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चार्ज रेस्ट में होगा तो क्या होगा। अब चार्ज रेस्ट में है तो कौन कौन सा टॉपिक है, सबसे ज्यादा 1 में इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और शानदार है, ऐसे बताएंगे ना एकदम यूं होगा यूं। अब देखो ये जो नोट्स दे रहे हैं बंगाल बोर्ड के लिए, तुम जय माता दी, बंगाल बोर्ड वाले लोगों को तो टेंशन ही नहीं होना चाहिए, नोट्स छाप लो। हम जो नोट्स देने वाले फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन ना इधर उधर से नहीं आएगा, लिख के ले लो, ठीक है, इसलिए छाप लो। और जो सीबीएसई में उनको ज्यादा मिलेगा, कम तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो जो भी मिलने वाला है बहुत ज्यादा ही मिलेगा, तो अच्छे से देखो और सीखो। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या है, मोशन, हम चार्ज को मोशन में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया रेस्ट वाला पार्ट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, फिर वोल्टेज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे, कैपेसिटेंस, ये हम लोग चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ने वाले बहुत शानदार तरीके। अब ये जो चार्ज एट मोशन, एसी करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये सब हम लोग चैप्टर 3-4 में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ही हम अभी बता दें, फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जहां पे हम चार्जेस को स्टडी करते हैं रेस्ट में। क्या लिखे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ हमको पॉइंट समझना, इधर में बता दें। सपोज करो कि हम यहाँ एक कंघी लिए, कंघी मीन्स कॉम्ब लिए, बचपन में हम लोग करते हुए आए ये प्रैक्टिकल, आप लोग नहीं किए होंगे तो फिर आपका बचपन गजब। सुनो, तो एक हम कंघी लिए, कॉम्ब लिए और उसको ऐसे ऐसे करके हम हेयर में रख के, यहाँ पे बंच ऑफ स्मॉल पेपर से, पूरा स्मॉल पेपर्स का ग्रुप है, कट करके रखा हुआ है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो एक चीज याद रखना कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अभी ये किस पोजीशन में, ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग होता है कि जितना अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही अमाउंट में इसमें नेगेटिव है। समझ में आ गया, ये न्यूट्रल है। और इस न्यूट्रल को एज अ सपोज किया जाता है कि ये एक बॉडी ये पॉजिटिवली है, पॉजिटिव है। न्यूट्रल का मतलब हम समझ सकते हैं कि एक तरीका से कह सकते हैं कि कोई बॉडी जो है वो पॉजिटिव है। डायरेक्टली नहीं बोल सकता, हम अपना तरीका से बता रहे हैं कि इसको हम समझेंगे क्या कि कोई भी बॉडी जिसमें हम कुछ तामझाम नहीं कर रहे वो पॉजिटिव होगा।
अब क्यों मानने बोले रीजन पता चलेगा, सुनो। तो अब ये कंघी भी पॉजिटिव है, ये कॉम्ब भी पॉजिटिव है और ये पेपर भी पॉजिटिव है। अब हम कॉम्ब पे क्या कर रहे हैं, एयर से जब ऐसे ऐसे करते हैं तो इस पे क्या होता है, दो चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव तो है, पता है ना, न्यूट्रल है तभी तो। अब इसमें का ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये मान लो कि गायब हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, गायब हो गया। जब घिसे तो पॉजिटिव चार्ज सारा निकल के, अब कहाँ घिसे, हम एयर में घिसे हैं, तो ये पूरा जो पॉजिटिव था ये ट्रांसफर हो गया हेयर में, क्योंकि हेयर, चलो अभी इतना ही बताते हैं, वो हेयर में क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया पूरा पॉजिटिव पार्ट। अब कॉम्ब जो है वो पूरा क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। ये जो हम घिसने का प्रोसेस इसको रबिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, रबिंग कहते हैं। जो घिस रहे हैं कोई भी चीज, जैसे कि मान लो पीवीसी पाइप लेंगे, ऐसे ऐसे करके उलेन से करेंगे तो ये भी क्या हुआ, रबिंग हुआ। स्केल को लेके सर पे ऐसे ऐसे घसते थे बचपन में, ये भी क्या हुआ, रबिंग कहलाता है। अब क्या देखने को मिलेगा कि इसमें से पॉजिटिव चार्ज सब इसमें चल गया और यहाँ पे पेपर को तो हमको छेड़छाड़ नहीं किया, बस कट किए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। तब क्या देखने को मिलता है, ये पॉजिटिव और ये बिकम्स कॉम्ब जो है ये क्या हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। तो ये पॉजिटिव वाला सारा पेपर जाके उस कॉम्ब में जाके चिपक जाएगा, एंड दैट चिपकने का प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ, नेगेटिव चार्ज जो घिसने के बाद डेवलप हुआ, इस प्रोसेस को ही हम बोलेंगे, दैट रबिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखे देखो, द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू रबिंग, रबिंग करने से जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, अच्छा इसका एक नाम भी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल के तौर पे हम सिंपल में बता दे रहे, कॉम्ब और हेयर, कॉम्ब प्लस हेयर। अब यहाँ कॉम्ब से हम जब हेयर में किए हैं तब जाके कॉम्ब में क्या होगा, कॉम्ब क्या हो चुका है, इलेक्ट्रीफाइड, उस पे एक चार्ज बन चुका है, एंड दैट चार्ज बन गया तो उस ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। वाह, गाना भी बज रहा है अच्छा बगल में, सुनते रहो, सुनो। तो ये जो चार्ज जनरेट हो गया इस ऑब्जेक्ट में, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखे देखो, द ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट अदर लाइट सब्सटेंसेस आफ्टर रबिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट। अब ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया तभी तो ये क्या कर पा रहा है, सारा चार्ज को, मतलब अदर लाइट ऑब्जेक्ट। अब याद रहना चाहिए कि छोटा चीज लाइट चीज को ही अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल चार्ज में, इलेक्ट्रिक चार्ज में, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिक चार्ज में उतना पावर नहीं होता कि कुछ मतलब बड़ा सा चीज को कुछ खींच लेगा। मान लो कि हम, मेरे को कोई खींच लेगा ऐसे करके, ये पावर सिर्फ लड़कियों में है, मजाक था। चलो समझ में आ गया बात, आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रीफाइड ऑब्जेक्ट किसको बोले, जो चार्ज को खींच सकता है, चार्ज को नहीं बोल सकते, अदर लाइट सब्सटेंसेस को खींच सकते आफ्टर रबिंग। अब आ जाते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, होल प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। पूरा प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। क्या लिखे, द प्रोसेस इन विच एनी बॉडी बिकम्स चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जो बॉडी क्या हो चुका है, चार्ज हो चुका है, इसको ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन। ये जस्ट जनरल बात है, हम लोगों का टॉपिक मेन यहाँ तक अगर नोट करो ना करो बराबर है, लेकिन अच्छी बात है, नोट करना एक अच्छा स्टूडेंट का निशानी है। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा और क्वेश्चंस का जो सिलसिला है यहीं से आगे होगा। तो पहले नोट कर लो सब। तो फिर शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज बताने से पहले बता दे रहे, बहुत ज्यादा हम लोग इसको डिटेल में करेंगे, है छोटा सा लेकिन पूरा डिटेल में करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो पूरा, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वो सब समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए इसको डिटेल में करने वाले हैं पूरा। अच्छा, अब ये
सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हम अभी जस्ट बताए इसमें जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर में है ना। और अंदर में यानी मेरे अंदर में जो भी चीज है वो मेरा है, अंदर में है। अंदर को बोलते हैं इंट्रेंसिक। क्या बोलेंगे? इंट्रेंसिक। तो इसका जो अंदर का जो क्वालिटी है, जो चार्ज है, इसी को हम बोलेंगे इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। अब इसी के कारण ही तो ये चार्ज हो पाया था, और इसी के कारण ही तो ये लाइट ऑब्जेक्ट जो भी था, छोटा ऑब्जेक्ट, इसको अपने तरफ खींच पाया था। याद है अभी जस्ट बताए। तो इसका खुद का प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मतलब इसका अपना प्रॉपर्टी जिसके कारण वो क्या कर रहा, अदर लाइट सब्सटेंसेस को अपने तरफ खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट अदर लाइट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट। अब देखो डेफिनेशन हम प्रॉपर वे से लिखा रहे क्योंकि एग्जाम में आता है, इसीलिए यूनिट जानते हैं। यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, याद रहना चाहिए। तो यूनिट क्या होता है? एसआई में इसको हम बोलते हैं कूलम, और सीजीएस में बोलते हैं स्टैट कूलम। अब बहुत कोई को कुछ वर्ड नया लगने वाला है क्योंकि बहुत कोई 11 में पढ़ता है नहीं, तो फिर धीरे धीरे करके हैबिट हो जाएगा, आराम से पढ़ो। बस अभी जानो स्टैट कूलम, बहुत कोई जानता नहीं। अच्छा सीजीएस यूनिट जान लो, इसके अलावा भी होता है, EMU होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट। एक और होता है, इसको बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज यूनिट। एक और होता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, फेराड। वही फेराडे चच्चा जो बहुत सताया है 10th में, अभी फिर सताया है, ऐसा कोई बात नहीं, आराम से देख। तो फेराड, अब कुछ रिलेशन होता है, रिलेशन अभी हमको पढ़ेंगे, थोड़ा सा जान के रखेंगे। रिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिलेशन किसके किसके बीच में? तो 1 कूलम जो होता है वो स्टैट कूलम में अगर हम चेक करेंगे तो 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है बउआ। अब इसका वैल्यू अगर जानना है तो 3 के पीछे 9 को 0 लगा दो, जितना होगा काम करके गिन लो कितना है। 1 EMU इक्वल्स टू 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 EMU होता है। ये भी याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो सताएगा 1 फैराड। 1 कूलम इक्वल्स टू 96500 फैराड। इसको भी रटना पड़ेगा। तो ये सम रिलेशन है कि वही कूलम और उसका सीजीएस यूनिट में, एसआई और सीजीएस में क्या हो रहा है। अब यहाँ हम कोना में कुछ लिखे हैं, अब ये जो लिखे हैं ना इसको हम पढ़ेंगे। 1 माइक्रो कूलम का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 कूलम। अब ये सब ना यूज होगा, हम फिर भी 2-3 ही लिखा है ताकि थोड़ा सा जान लो। फिर इसके बाद और भी आता है, 1 एंगस्ट्रॉम भी आएगा, इसका मतलब होगा 10⁻10 मीटर होता है। धीरे धीरे सब बता देंगे, ठीक है, कोई बात जल्दी नहीं। 1 नैनो कूलम का मतलब होगा 10⁻⁹9 कूलम। 1 पिको कूलम का मतलब होगा 10⁻12 कूलम। अब यहां से हम लोगों को आगे बढ़ना है, इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा सा समझेंगे रिप्रेजेंटेशन क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम या तो बड़ा क्यू से डिनोट करते हैं या तो फिर छोटा क्यू से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करेंगे? या तो बड़ा क्यू से या तो फिर छोटा क्यू से। और यहाँ पे एक चीज हमको जानना है कि Q इक्वल्स टू NE होता है, पहला बात फॉर्मूला का, और एक Q इक्वल्स टू IT भी होता है, दूसरा बात छोटा t। अब ये आया कहां से? सस्पेंस से थोड़ा देर बाद बताएंगे। देखो अब कुछ बात जान लेते हैं। Q क्या है? Q इज इलेक्ट्रिक चार्ज।
इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक चार्ज है कि क्या है, बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, तो उसके पीछे में अगर ये सब रहे स्टार्ट कूलम कूलम, सिंपल में ज्यादातर केसेस में हम सी पढ़ेंगे, तो किसी भी नंबर के पीछे में अगर सी मिल जाए या ये सब मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो किस चीज का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है। क्लियर? एन मीन्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ जाओ इसको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? एक चीज याद रखना, क्लास 9 में ही कहा गया है, -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है, ये आया कैसे है, ये जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे, चैप्टर 2 में, वो भी 11 में। तुम लोग जान बजाओ, 11 वाला को बताएंगे ये माइनस ही क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, सीक्रेट है टॉप। चलो आगे। तो अब यहां से जैसे आई का मतलब होगा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको भी पहचानते हैं, ज्यादातर केसेस में ए से दिया रहता है, ए फॉर अमरजीत आम, ना ए फॉर एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। वेयर टी इज टाइम, टी है टाइम, और टाइम को डिनोट किया जाता है एस से। क्लियर हुआ बात? तो यहां तक अभी थोड़ा सा और बता देते हैं, कुछ और बात, टाइप्स पढ़ लेते हैं कोना कॉपी में। टाइप्स, दो टाइप का होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला टाइप को बोलते हैं कैटायन, सिंपल में समझेंगे पॉजिटिव, कैटायन मीन्स पॉजिटिव। और दूसरा टाइप है एनायन, रुक जाओ थोड़ा देर बाद पढ़ाते हैं, वेट। चलो इधर देखो। अच्छा एक चीज मिस्टेक हो गया था यहाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फेराड होगा, इधर में फेराड और इधर में कूलम, बस ठीक है, ये रिलेशन है। अब यहाँ से समझ रहे थे। अच्छा एक हाँ तो बता देते हैं, ये दो टाइप का होगा, एक होगा कैटायन और एक होता है एनायन। अब सपोज करो कि ये एक बॉडी है और ये भी एक बॉडी है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बीच में और एक बॉडी है, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। इन दोनों के बीच में ही रिपल्सन होगा। अरे गुटिया, मुंह के ढक्कन बंद रख भी, सुनो। तो जब सेम चार्ज हो तो उसको हम सेम चार्ज में रिपल्सन शो होता है। रिपल्सन का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कि दो लड़का बैठा हुआ है, तो दोनों चिपक पाएगा नहीं, चिपकेगा, है कि नहीं? यही अगर मान लो कि एक लड़का है एक लड़की, तो बगल में आ जा, समझ में आ रहा? तो दूर हटना, जब सेम चार्ज होगा तो दूर हटेगा, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। और जब ऑपोजिट केस होगा, यानी कि मान लो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में ऑलवेज अट्रैक्शन। अभी जस्ट बोले कि एक लड़का और लड़की रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, दोनों साथ में बैठेगा, कॉमन सेंस बात, समझ में आ रहा बात? तो जब अच्छा यहाँ पे नो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम चार्ज repel each other। सेम चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा, और फिर डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट each other। अरे यार स्पेलिंग गलत, स्पेलिंग चेक कर लेना। चलो
क्या बोले, सेम चार्ज जो है वो रिपेल करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा, और डिफरेंट चार्ज जो होगा एक दूसरे के नजदीक आएगा, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन। अब यहां से हम एक रिलेशन निकाल लेते, चेक करो क्यू ई। अब इस रिलेशन से हमको मिलेगा डायमेंशन इसका। अच्छा, डायमेंशन के लिए पहले कुछ कुछ बात बता दे रही है पुराना बात सब यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि मान लो मास है, तो मास के लिए हम ऐसे m यूज करते हैं। फिर इसके बाद मान लो अगर क्या बोल रहे हैं इसको, अरे यार, टाइम, टाइम के लिए हम t यूज करेंगे ऐसे। लेंथ, अगर लंबाई हो कुछ भी लेंथ, तो उसके लिए हम l यूज करेंगे। ये तो बेसिक बात है, इसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ यूज करते हैं। 11th क्लास का वीडियो में हम सब बताए होंगे डिटेल में। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं। देखो Q इक्वल्स टू क्या था, IT था, तो ये इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से। या तो I से डिनोट करेंगे या तो इसको A से डिनोट करेंगे, और T को तो T से डिनोट करते ही है। तो चेक करो क्या यहाँ M है, नहीं है, यानी m है 0, नहीं है मीन्स m 0। l है, l भी नहीं है, l 0। t है और i एक वो है, t है एक तो एक दे दिया, और i एक है तो i। ये फाइनली तो मिल गया क्या, m नॉट m 0 l 0 i t। इसको लिख दो आगे पीछे, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, i t भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 80, ये भी सही है। समझ में आ गया पर? तो ये इसका डायमेंशन निकाले हम इलेक्ट्रिक चार्ज का। भी तो हम लोगों को और डिटेल में जाना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाना, ये जस्ट जनरल बात है। अच्छा, एक और बात, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, चार्ज में हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को ही क्यों लिए, प्रोटॉन को क्यों नहीं लिए? प्रोटॉन ऐसा कौन सा कांड कर दिया? प्लस तो इसमें भी है, दैट मीन प्रोटॉन तो इसमें भी होगा ही, तो हम प्रोटॉन को क्यों नहीं लिए? व्हाई वी डोंट टेक प्रोटॉन एज चार्ज? इसका रीजन अभी बताएंगे, पहले नोट करो। सुनो, तो कुछ कुछ बात बता दे रहे हैं। जैसे अभी हम बोले कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं, प्रोटॉन को क्यों नहीं लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। कुछ जान लो, बहुत इंटरेस्टिंग बात, कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली मान लो, अप्रोक्सीमेटली 1837 टाइम्स ME। यानी कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है उससे प्रोटॉन का मास इतना ज्यादा है। मतलब मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 kg है तो प्रोटॉन 1837 kg है। तो बहुत ज्यादा मास होने के कारण, एक तो रीजन ये, पहला बात। दूसरा बात ये भी बता रहे कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो न्यूक्लियस है इसका जेफ इफेक्टिव बहुत होता है। जेफ इफेक्टिव क्या होता है? फिर इसको सिंपली समझो, ये 11 में बताया हुआ टर्म है। सिंपली में समझो, न्यूक्लियस के अंदर का पावर। न्यूक्लियस बोलता है नहीं बाबू तुमको छोड़ेंगे नहीं, प्रोटॉन को अंदर में ही रखता है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, सेल से बाहर हो जाता है। पहला रीजन कि न्यूक्लियस के पास पावर बहुत ज्यादा होने के कारण वो क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को बाहर जाने नहीं देता है। और दूसरा रीजन ये है कि प्रोटॉन का मास ही इतना ज्यादा है कि वो निकल ही नहीं पाएगा, भारी है बहुत, मोटू सोट पे बैठा रहता है अंदर में। समझ में आ गया बात? चलो अब थोड़ा सा जान लेते हैं चार्ज डेवलपमेंट। चार्ज डेवलपमेंट थोड़ा केमिस्ट्री के टर्म्स में समझाते हैं, केमिस्ट्री से समझाएंगे ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लो हम NaCl लिए, इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। जिसको नाम नहीं पता जाके फाइल में एडमिशन करवाओ।
सुनो, सोडियम क्लोराइड Na जो आता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब ये भी नहीं पता तो जाके 6 में एडमिशन करवाओ, ठीक है। ये होता है 11 नंबर पे आता है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन है 11 और सेम एज इट इज प्रोटॉन भी है 11। क्लोरीन का चेक करेंगे तो ये आता है 17 नंबर पे, यानी इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है 17, प्रोटॉन भी है 17। अब यहां से चेक हो जाएगा कि हम इलेक्ट्रॉन ही क्यों ले रहे, समझो बात। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाप रे बाप, अभी क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, ये बेसिक बात है, पता होना चाहिए, नहीं बताएंगे अभी। Na के फर्स्ट सेल में 1, सेकेंड सेल में 8, लास्ट सेल में बचा है 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में 2, 8, 7 है, टोटल 17 है। तो पहला में 2 रहेगा, दूसरा में 8, तीसरा में 1, इसमें भी 2, 8 और 7। अब ये आया कैसे, जाके केमिस्ट्री पढ़ेगा समझ में आ जाएगा, अभी बस समझो कुछ बात, उतना ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री यहाँ नहीं बताएंगे, केमिस्ट्री के क्लास में बताएंगे। अब यहाँ पे इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट सेल में 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी केमिस्ट्री में हमने डिटेल में बताया है, सो डोंट वरी। अब कुछ बात जान लो, मोटी बात जानना है, सिंपल समझो। अमर बूटी, ये अमर बूटी जो मिलेगा रट लो अच्छे से, बहुत काम आएगा, घोर के पी जाओ। कि जब इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई लेगा, इट बिकम्स नेगेटिव। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेता है वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, छोड़ेगा, इट बिकम्स पॉजिटिव। क्लियर बात, चेक करो। अब कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल होना चाहता है, यानी इसके पास 2, 8, अगर 7 है 1 है, इसके पास 2, 8, 7 है, तो ये स्टेबल तभी हो पाएगा जब इसका आउटर मोस्ट सेल बड़ा। सिंपल समझो ना, हमको भूख लगा है, अगर हमको भूख लगा है, पेट भरा रहेगा तभी तो हम स्टेबली बैठ पाएंगे, आराम से रहेंगे। भूख लगे तो भी तड़पेंगे, ओ खाना दो। अब भूख ज्यादा ठूस लेंगे तो भी प्रॉब्लम, ओ बाप रे बाप, समझ में आ रहा बात। तो ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, चेक करो, आखिरी में 8 होना चाहिए लेकिन आखिरी में 1 है, तो इसके पास 1 ना ज्यादा है। इसका आखिरी में 8 होना चाहिए लेकिन आखिरी में क्या है, 7 है। अब यहाँ पे बोल रहे सर, कभी यहाँ पे बोल रहे, तो ये सब ना केमिस्ट्री में क्लियर करेंगे, अभी नहीं, अभी बस बेसिक बात। और ये 10-11 वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये भरने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, सेम चीज ये इसको दे देगा। तो Na जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, ऐसे समझ सकते हैं। तो Na के पास, अच्छा यहाँ प्लस उलस अभी नहीं दे रहे क्योंकि कंफ्यूजन होगा। Na समझो ये लूज किया कितना, 1 इलेक्ट्रॉन को। अब हम अभी जस्ट बोले जो लूज करेगा वो हो जाएगा पॉजिटिव, Na हो गया एक पॉजिटिव। और Cl 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cl 1 इलेक्ट्रॉन को लिया है तो वो हो गया Cl नेगेटिव। अब ये जो दोनों बना है, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों में बना है, इसको हम आयंस के नाम से जानते हैं, आयंस, ये भी जानना है। तो ये जो चार्ज आ कैसे रहा है, क्लियर हुआ बात। इलेक्ट्रॉन का गेनिंग होगा या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट में, क्लियर बात। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बाबू, सब याद रखो कि क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वी डोंट टेक चार्ज एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन। हम लोग चार्ज के रूप में प्रोटॉन का क्यों नहीं देखते, प्रोटॉन जाता है तब हम चार्ज को क्यों नहीं कंसीडर करते हैं, बिकॉज प्रोटॉन जाना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसके पास मास इतना ज्यादा है कि वो उठ ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा अपना सेल अंदर न्यूक्लियस से।
और दूसरा तो निकले जाने नहीं देता, बोलता बउआ हमार बउआ है, तू बैठ के रख मेरे पास। समझ में आ गया बात? तो यहाँ तक अभी हम जनरल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे, नोट करो ये। सुनो, तो फिर अब हम स्टार्ट करें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज? सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डायरेक्शन डजंट मैटर। अब हम कंघी से ऐसे ऐसे करेंगे। अब क्या हम अट्रैक्ट करने के लिए हम बोलेंगे हो ईस्ट में खड़ा होकर चेक करना पड़ेगा चिपकेगा कि नहीं, हाँ चिपक गया। अब नॉर्थ में, साउथ में, ऐसे करके कुछ डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, सिंपली कहीं पे भी रखो अट्रैक्ट कर जाएगा। तो जिसमें डायरेक्शन मैटर ना करे उसी को हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इसलिए चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। अच्छा, इसका मीनिंग बताते हैं। जैसे कि मान लो क्वेश्चन है कि 4 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम माइनस का ये प्लस है, -6 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम। एडिटिव इन नेचर का मतलब ये जितना हम चार्ज लिए हैं सबको हम सिंपली भी ऐड कर सकते हैं, सिंपली हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो आंसर आ गया 1 माइक्रोकूलम। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इन नेचर, जिसको हम क्या कर सके, ऐड कर सके। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। क्लियर बात? तो चार्ज का कैसा नेचर होता है? एडिटिव होता है, हम उसको ऐड करके लिख सकते हैं। अब आ जाओ दूसरा प्रॉपर्टी है दे आर मूवेबल। अब चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और मूव करेंगे थोड़ा देर बाद, अभी बर्दाश्त। आगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। स्पेलिंग देख लेना, ब्रो और ब्रो का बहन सब। क्या बोले कि लाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर। अच्छा, ये बोला हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि जो सेम चार्ज होगा वो एक दूसरे को खींचेगा, जो डिफरेंट चार्ज होगा एक दूसरे से अलग भागेगा। इसको हम एक और चीज के नाम से जानते हैं सॉरी, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चे पार्टी बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे बउआ, तुम गजा। देखो क्या बोल रहे हैं कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इसको हम बोलते हैं लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मूलभूत क्या है, नियम है, मेन नियम है। क्लियर? इसलिए इसको 1 स्टार देंगे, ज्यादा नहीं, बढ़ जाएगा। फिर ये देखो, चार्ज इज ऑलवेज लिंक विथ मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। अब इसको कहा बताए, कहने बताए, चलो हाँ कोना में चार्ज। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर चेक करेंगे तो 9.11 इंटू 10 का पावर -31 kg होता है। अब लिंक विथ मास का मतलब है चार्ज जो है वो मास के साथ ही आएगा। अगर कोई बॉडी ऐसा है जिसमें मास नहीं है तो उसमें चार्ज हो ही नहीं सकता है, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बॉडी में क्या ना हो, मास ना हो। एवरी बॉडी हैज मास। अगर मास है तो सब में क्या है, चार्ज है। समझ में आया बात? सर तो फिर लकड़ी को घिसते हैं तो फिर काहे नहीं होता है, लकड़ी में भी तो मास है। पता चलेगा बाद में, आगे है कि नहीं सब पता चलेगा। चलो आ जाओ। तो अब ये जो मास है ना, चार्ज जो है, चार्ज कहने बताए बुआ जगह को, चलो चार्ज बोल ही दे रहे। चार्ज जो है ना वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अगर सॉरी डिपेंड नहीं करता, अगर हम स्पीड बढ़ा रहे चार्ज डजंट मैटर, कि वो स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करता। बोला जितना भगाना भगाइए चच्चा, गाड़ी जितना स्पीड में ले जाना ले जाइए। वेलोसिटी उसको, चार्ज को जितना भी ज्यादा स्पीड में भेजेंगे उसका जितना कैपेसिटी उतना ही देगा वो चार्ज। तो चार्ज के लिए वेलोसिटी स्पीड मैटर नहीं करता है, बट मास जो है ना वेलोसिटी मैटर करता है बउआ, याद रखो। सपोज करो कि तुम में से अपना फ्रेंड को क्या करो, एक बिल्डिंग के नीचे खड़ा कर दो, ऊपर से इतना छोटा सा पत्थर लो, बोला कि देख भाई इतना छोटा पत्थर चुटने लग गया, 5 तल्ला बिल्डिंग से फेंको उसका माथा पे। फिर अगला दिन हॉस्पिटल, तुम जेल में।
ठीक है, तो क्या होगा, उसका मास बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, उसका स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण ही उसका जो मास होता है वो एक भले इतना छोटा हो 100 ग्राम, लेकिन अब उसका वेट कितना 1 kg से भी ज्यादा हो गया, तब उसका माथा में लगा तो माथा फट गया। समझ में आया? तो मास जो है ना वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। इसका एक फॉर्मूला भी है, एम नॉट जो भी 1 माइनस v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इस स्पीड से मास चेंज होगा, इस स्पीड से मास चेंज होगा। और ये देखे गया हमारा फेमस चच्चा अल्बर्ट आइंस्टाइन। हमें स्पेलिंग पता नहीं, हम ए ई लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है, स्पेलिंग पता नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन दे के गया है। अच्छा, ये कहां से आया? ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आया ये फॉर्मूला। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा ही गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से जा रहा है तो उसका मास में चेंजेस देखने को मिलेगा, सिंपल और साधारण भाषा में। तो मास डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, याद रहना चाहिए। चार्ज डजंट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। क्लियर बात? तो यहाँ पे बोलते हैं चार्ज इज ऑलवेज लिंक विथ मास। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें मास होगा, मतलब चार्ज भी होगा, और एवरी ऑब्जेक्ट हैज मास। क्लियर बात? आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक चार्ज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लो कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाले। अब तुमको पता है 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें से चार्ज 1 और -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम बार होगा। मन किया एक बार और निकाल लिए, एक बार तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 इंटू, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस, लिख सकते हैं, सेम ही है। 2 इंटू -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। मन क्या एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 3 इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये हो गया 3 इंटू। समझ में आ रहा कि अब ये लिख क्या रहे हैं, ये यही लिख रहे हैं कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले दैट मीन्स इस बॉडी में से 3 इतना ज्यादा चार्ज कम हो गया है। मान लिए एक और निकाल दिए, बोले बाप रे बाप सर ये क्या काम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मजा आएगा। देखो 4 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लिए सिंपली। क्या दिख रहा है यहाँ कि चेक इट, ये जो है एक नंबर है। अच्छा पहला केस ये है, दूसरा केस थोड़ा सा इन्हें बताते हैं, जगह है, चेक इट। सेम हम एक इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं तो इस पे जो 1 इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस आ जाएगा ना, मान लो कि प्लस दिए है, चार्ज उतना ही रहेगा, बस अभी समझाने के लिए इसको प्लस लिख रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए कि मतलब दिए है उसमें। फिर जब 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, चेक करो, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। 4 दे देंगे तो भाई साहब गजब, 1.6 इंटू 10 का पावर -19। क्लियर हुआ बात? यहाँ पे भी एक नंबर आ रहा है और ये प्लस है, ठीक है। अब हमें जस्ट बताए दिए है तो प्लस है, निकला है तो ये सब माइनस से निकला है, तो क्लियर हुआ बात? अब तुम लोगों को पता होगा कि प्लस और माइनस वाला जो भी नंबर हो उस नंबर को हम इंटीजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीजर। अच्छा पढ़ा देने के बाद पूरा कट गया था, ठीक है, फिर से देखो आगे। तो यहाँ पे अभी जल्द बताए कि इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल रहे हैं तो वो सब माइनस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर दे रहे हैं तो वो सब नंबर क्या में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। तो चेक करो ये पूरा एक चार्ज है ये। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, थोड़ा सा बात जान लो इंटरेस्टिंग। प्लस और माइनस वाला जितना नंबर्स होता है उन सब नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। बेसिक बात, इंटीजर्स कहते हैं। अब यहाँ पे बता रहे देखो ये क्यों हो गया, और ये है
जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर हुआ, और अभी हम जस्ट बताए थे कुछ देर पहले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या से डिनोट करते हैं, एन से। और ये निकला है तो इसको हम क्या माइनस लिख सकते हैं ना, एन नंबर ऑफ निकला है। और जब निकला है तो ये सब चेक करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब ई, तो Q इक्वल्स टू माइनस एन ई। अब यहाँ अगर चेक करेंगे तो यहाँ Q इक्वल्स टू लिया है, इलेक्ट्रॉन को लिया है मतलब पॉजिटिव हुआ है, प्लस हुआ है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिया है, और यहाँ पे ई यानी प्लस का भी होगा। इसीलिए फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, Q इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस एन ई। चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। यानी यहाँ से क्या पता चला है कि जो चार्ज है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। जो निकल रहा बॉडी से या दिया जा रहा वो इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज के मल्टीप्लाई से हो रहा, चेक करो। इसलिए यह डेफिनेशन में लिखे, चार्ज ऑफ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज के इलेक्ट्रॉन का मल्टीपल होगा। यानी तुम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को ऐसे प्लस माइनस एन ई बी लिख के डिनोट कर सकता है। क्लियर बात। अब यहाँ पे कुछ बात बता दे, बहुत मस्त है, इंटरेस्टिंग बात, कि अगर मान लो कि चार्ज Q1 जो है रेस्ट में है, जीरो पे है, मतलब बैठा दिए चार्ज, मतलब वो बैठ जाओ, इसको है कांस्टेंट स्पीड से धक्का दे दिया, वो सेम स्पीड से जा रहा है, स्पीड बढ़ नहीं रहा है। इसको हम क्या किए, कांस्टेंट नहीं रखे, इसको एक्सेलरेट किए। एक्सेलरेट मतलब कि कभी 10 किलोमीटर जा रहा है तो कभी 2 किलोमीटर, स्पीड कम रहा बढ़ रहा है। तो जब कांस्टेंट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसके चारों तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या तो बाद में पता चलेगा बहुत अच्छे से। अगर कांस्टेंट रहा, बैठा रहा, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सेलरेटेड है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, प्लस एनर्जी लॉस होगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन स्पीड में है, बढ़ रहा है स्पीड, कम रहा है, तो उसका जो होगा एनर्जी लॉस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने का बात। अच्छा, कितना सीखा, कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ मान लो एक एम न्यूट्रल बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया। एम डबल डैश गेन किया है, एम डैश लूज किया। अब बताओ किस पे क्या चार्ज आएगा और क्या बोल रहे हैं, इन तीनों में से किसका मास ज्यादा है, दैट मीन्स तीनों कौन सा हैवी है सबसे ज्यादा। चलो जल्दी से पॉज करो और बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया। चलो अब हम बताते, चेक करो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को लिया तो तुमको पता है एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो 9.11 इंटू 10 का पावर -31 kg के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन को वो लिया है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा तो नेगेटिव होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को लिया है दैट मीन्स इतना मास वो गेन किया है। गेन किया मतलब इसका मास बड़ा है। ये कुछ नहीं किया, रखा हुआ तो मास उसका उतना ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया, यानी इतना मास को वो छोड़ दिया, यानी इसका मास कमा है। यानी सबसे ज्यादा मास एम डबल डैश का हुआ, क्योंकि ये इतना मास को लिया है और ये न्यूट्रल को छोड़ा ही नहीं है, और ये तो इसका जितना था उससे और उतना ज्यादा कम कर दिया, इसलिए सबसे कम होगा एम डैश का। क्या, जिसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ वही इसका जवाब सही से दे पाएगा, अदरवाइज ऊपर से गया 1 फीट। चलो अब यहाँ से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।